नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आज आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आज हमारी कारक की अंतिम क्लास होगी। ये हमारी अंतिम क्लास है कारक की। आज से पहले हमने लगभग 9 से 10 क्लास हो चुकी है हमारी। अगर आपने कारक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो एसटेट टीजीटी और पीजीटी की तैयारी आपको बिल्कुल निःशुल्क पूरे के पूरे सिलेबस को लेकर के यूट्यूब पर करवाई जा रही है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा और क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आज की क्लास में हम करेंगे कारक, जिसका नाम है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी को पता ही है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? चिन्ह होता है में या फिर पर। क्या है? में या फिर पर। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारा जो अधिकरण कारक का सूत्र आता है वो है आधारो अधिकरणम। क्या है सूत्र? आधारो अधिकरणम। ये हमारा सूत्र है सबसे पहला अधिकरण का, जिसमें सप्तमी विभक्ति है। तो ये क्या कहता है कि कर्ता कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक है, अर्थात कोई क्रिया का हमने प्रयोग किया है। क्या है? किसी भी क्रिया का। क्रिया क्या होती है आप सभी जानते हैं, जिसको हम धातु बोलते हैं उसी को हम क्रिया भी कहते हैं। क्रिया अर्थात कोई एक्टिविटी। क्या होती है? कोई एक्टिविटी, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं एक्टिविटी। तो ये क्या है? ये हमारी क्रिया है। और ये सूत्र क्या कहता है कि कर्ता कर्म के द्वारा, अर्थात कोई कर्ता हो या कोई कर्म हो, इसके द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक है वो क्या होता है? अधिकरण संज्ञा होता है। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं, बीच में कोई आ गया था। कर्ता कर्म के द्वारा, क्या है? कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया। यहाँ पर आप शॉर्टकट में बस ये समझिए, आपको कर्ता कर्म इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, कि जो आधार होता है, जैसे हमने पहले वाले एक सूत्र हमारा आया था तो उसमें भी हमने किया था, द्वितीय विभक्ति में था शायद। तो जैसे ये जो हमारा आधार है, अगर हम इसके ऊपर बैठे हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं बैठी हुई हूँ इसके ऊपर, ये चटाई है हमारी, तो इसके ऊपर जो बैठी हूँ मैं, तो मेरा जो बैठने का आधार है वो क्या है? वो हमारी ये चटाई है। क्या है? चटाई। इसी प्रकार कोई चारपाई भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या मेज़ पर जैसे पुस्तक रखी हुई है, ये जैसे पुस्तक है, तो यहाँ पर पुस्तक का जो आधार है वो क्या है? मेज है। क्या है? मेज। तो इसी प्रकार से आधार आप सभी जानते ही होंगे क्या होता है। आधार जिसके ऊपर कोई चीज़ होती है या जिसके अंदर कोई चीज़ होती है उसको हम आधार मानते हैं। तो उसकी क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है उसमें। ये अधिकरण संज्ञा होकर के उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाती है। ये हमारा जो आधारो अधिकरणम सूत्र है ये क्या है? एक संज्ञा सूत्र है, न कि सप्तमी विभक्ति करने वाला। तो आधारो अधिकरणम सूत्र जो क्या करता है? अधिकरण संज्ञा करता है। क्या करता है? अधिकरण संज्ञा। और दूसरा हमारा सूत्र आता है वो है सप्तम्य अधिकरणे च। क्या है सूत्र? सप्तम्य अधिकरणे च। सप्तम्य अधिकरणे च। ये जो हमारा सूत्र है ये क्या कहता है कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में अर्थात जिसकी अधिकरण संज्ञा होगी उसमें सप्तमी विभक्ति इस सूत्र से होगी। तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी आधार का
अगर हमें वो करना है, सप्तमी विभक्ति बतानी है कि हमसे पूछ लिया जाए कोई वाक्य दे करके इसमें सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से होगी, तो वो होगी हमारी सप्तम्य अधिकरणे च से। किस से होगी? सप्तम्य अधिकरणे च से। ये सूत्र सप्तमी विभक्ति का विधान करता है। क्या करता है? सप्तमी विभक्ति का विधान। और जो ऊपर हमने सूत्र लिखा है वो सप्तमी विभक्ति नहीं करता, वो क्या करता है? संज्ञा सूत्र है। कैसी संज्ञा? अधिकरण संज्ञा वाला। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आधार है वो कितने प्रकार का माना गया है? 3 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? 3। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो इससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं आधार के अंदर। तो आधार हमारा कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कितने? 3 प्रकार का आधार है। 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? नंबर 1 है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक। नंबर 2 है वैषयिक। और नंबर 3 हमारा है अभिव्यापक। तो ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। आप जितने मर्जी इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा सकते हैं। आप ये लिख लीजिएगा कि आधार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और ये प्रश्न सीधा सीधा हमसे पूछ लिया जाता है कि आधार आधार के कितने प्रकार है? तो वो 3 प्रकार है। या प्रश्न में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि आधार में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो एक ऑप्शन कोई और दे दिया जाएगा और 3 यही दे दिया जाएगा। तो जिसकी नहीं की जाती होगी तो वो आप चौथा ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको ये तीनों याद होने चाहिए अच्छे से, जिससे आप ये पता लगा सको कि इसके जो टाइप है वो ये है। तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्या है? औपश्लेषिक, वैषयिक और क्या है? तीसरा क्या है हमारा? अभिव्यापक। क्या है? अभिव्यापक। तो यहाँ पर हम अर्थ समझते हैं। औपश्लेषिक का अर्थ क्या होता है? औपश्लेषिक का अर्थ होता है, औपश्लेषिक इसका अगर हम विच्छेद करें तो क्या बन जाएगा? उप प्लस श्लेष। उप प्लस श्लेष अर्थात 2 भौतिक। श्लेष आप सभी जानते हैं। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। क्या होता है? चिपकना। जैसे हम श्लेष अलंकार में पढ़ते हैं कि एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसी प्रकार से ये भी क्या है? 2 भौतिक पदार्थों का चिपकना। क्या है? किसी 2 भौतिक पदार्थों का चिपकना। पदार्थों का चिपकना औपश्लेषिक कहलाता है। क्या कहलाता है? औपश्लेषिक। जैसे स कटे आसते। क्या है? स कटे आसते उदाहरण है इसका। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यही उदाहरण एग्जाम्पल पूछा जाता है कि औपश्लेषिक जो हमारा है, औपश्लेषिक आधार है, इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है स कटे आसते। क्या है? स कटे आसते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? औपश्लेषिक आधार का ये उदाहरण है। क्या है? औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है ये। और अगर हमसे पूछा जाए कि इस कटे शब्द में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो वो हमारी होगी सप्तम्य अधिकरणे च। किससे होगी? सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो आप सभी संज्ञा सूत्र आप सभी जानते ही, आधारो अधिकरणम से इसमें अधिकरण संज्ञा हुई है।
आई होप आप सभी समझ गए होंगे। सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि से कटे आस्ते एग्जाम्पल औपश्लेषिक आधार का है। इसके बाद हमारा जो दूसरा आधार है उसका एग्जाम्पल क्या है? दूसरा आधार है वैश्विक। क्या है दूसरा आधार हमारा? वैश्विक। वैश्विक आधार। वैश्विक क्या होता है? विषयता संबंध, विषय से संबंधित जो विषय क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी मोक्ष में, मोक्ष को प्राप्त करना एक क्या है? विषय है। क्या है? विषय। अब विषय से संबंधित इसको ऐसा लेकर के मत चलिएगा कि कोई सब्जेक्ट, जैसे हमारा जो जैसे संस्कृत एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, इसको ऐसे लेकर के मत चलिएगा। विषय से संबंधित से मतलब यहाँ पर है कि किसी चीज़ में कोई इच्छा रखना, किसी चीज़ के अंदर कोई इच्छा रखना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषय बोलते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। आप फिर कोई आ गया था। वैश्विक आधार क्या होता है? विषय से संबंधित, विषय से संबंधित जो आधार है उसको हम वैश्विक आधार कहते हैं। तो यहाँ पर वैश्विक से संबंध इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रति हमारा जो इच्छा होती है हमारी, उसको हम विषय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इच्छा है वो क्या है? मोक्ष इच्छा अस्ति। तो आपको सिर्फ यही सूत्र ध्यान रखना है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये कौमुदी से लिए गए हैं। लेकिन अगर आपको कोई और भी दे दिए जाए एग्जाम्पल इसके बदले, तो आपको इच्छा इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल देखने को ही मिलेंगे, चाहे वो रुचि हो, इच्छा हो। तो इससे क्या होगा कि इससे आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ये वैश्विक आधार है, अर्थात किसी चीज़ में इच्छा। इसके बाद आता है हमारा अभिव्यापक। अभिव्यापक आधार जो होता है तीसरा, उसमें क्या होता है? उसमें होता है तीसरा अभिव्यापक। अभिव्यापक आधार क्या होता है? तो ये एक विशेष क्षेत्र में फैला हुआ होता है। अभिव्यापक आधार विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए आधार को ही क्या कहते हैं? विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त अभिव्यापक आधार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। क्या है? उदाहरण क्या है हमारा? सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी जगह आत्मा है या सब कुछ आत्मा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि सर्वस्मिन्, तो ये जो हमारा आधार है ये क्या हो जाएगा? अभिव्यापक आधार हो जाएगा। इसलिए सर्वस्मिन् शब्द में क्या आ जाएगी हमारी? क्या आ जाएगा यहाँ पर? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। फिर हमारा एक और सूत्र आता है जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। सूत्र क्या है? और ये पीछे स्टेट के एग्जाम में आया भी है। क्या है सूत्र? यस्य च भावेन, यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम। तो ये सूत्र जो है, ये सूत्र क्या कहता है कि जिसकी क्रिया से कोई अन्य क्रिया सूचित होती है, जिस क्रिया से, क्या है? जिस क्रिया से, आप लिख लीजिएगा ये, जिस क्रिया से या जिस क्रिया के होने से, क्रिया के होने से या जिस क्रिया से या क्रिया के होने से दूसरी क्रिया होती है, दूसरी क्रिया होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्या होती है? उससे, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है।
तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है। क्या रखना है आपको? जिस क्रिया से क्रिया के होने से दूसरी क्रिया होती है, यहाँ पर या लगाना है। ये या का सिंबल होता है। अगर आपने विराम चिन्ह नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ये जो है ये, या चाहे आप या लिख लीजिए या फिर ये सिंबल लगा दीजिए, एक ही बात होती है। क्या हो गया? इरेज भी नहीं हो रहा, चल छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान लीजिए एक क्रिया हो रही है और उसी क्रिया के होने के बाद ही दूसरी क्रिया उस पर होगी, अर्थात उस पर डिपेंड होगी। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि अगर मैं पढ़ लेती तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता। क्या है कि अगर मैं पढ़ लेती तो मैं मेरी परीक्षा क्वालिफाई या मेरी परीक्षा सफल हो जाती। तो इससे क्या है कि मेरी जो पहली क्रिया है वो क्या है? मेरी पढ़ना। अगर मैं अगर मैं पढ़ लेती तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ी तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो पहली क्रिया जो है, पहली क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया आश्रित होती है। क्या है? पहली क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर आश्रित होती है, तो उसी को हम कहते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको उसमें भी दिया है एनसीईआरटी की पुस्तक में, क्योंकि वो हमसे पूछा गया था। वो मैं आपको जब हमारा प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको करवाऊंगी, तो वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, आप एक सूत्र देखिए, उदाहरण देखिए। क्या है उदाहरण? गोशु दुह्यमानाशु गतः। तो इसकी हिंदी क्या है? जब गाय दूही जा रही थी तब गया। तो यहाँ पर जो पहली क्रिया है वो क्या है? गाय को दूहना। क्या है पहली क्रिया? गाय को दूहना। और दूसरी क्रिया क्या है? तब गया। तब क्या है? गया। तो यहाँ पर क्या होती है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो पहली जो हमारी क्रिया होती है उसमें सप्तमी विभक्ति आती है। तो यहाँ पर पहली क्रिया क्या है? दूहना। किसको दूहा जा रहा है? गाय को। तो यहाँ पर गोशु शब्द में क्या आ गई है? सप्तमी विभक्ति आ गई है। क्या आ गई है? सप्तमी विभक्ति आ गई है। इस सूत्र का यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र का जो एग्जाम्पल पूछा गया था वो मैंने आपको एनसीईआरटी में करवाया है। और जब प्रीवियस एग्ज़ाम में भी ये एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको अच्छे से ये दोबारा करवाऊंगी, क्योंकि उसमें वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया था और वही हमसे पूछा गया था एग्जाम्पल। तो आपको ये याद रखना है बस कि पहले एक क्रिया हो रही है, उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है। तो जो पहली क्रिया होती है उस कार्य में क्या होता है? हमारी सप्तमी विभक्ति लगती है। आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, फिर आपके मन में जिज्ञासा रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है एनसीईआरटी का वो क्या था? सूर्य उदिते कमलम विकसति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्योदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। कमल क्या है? खिलता है। अब मान लीजिए सूर्य उदय हुआ ही नहीं है तो क्या कमल खिल जाएगा? एक बात बताइए आप, अगर जो कार्य जिस हिसाब से होना होता है वो कार्य अगर नहीं होता, पहला कार्य ही नहीं होता, तो क्या दूसरा कार्य होगा? अब यहाँ पर अगर सूर्योदय ही नहीं होगा तो क्या कमल खिल जाएगा? नहीं खिलेगा।
क्योंकि फिर अंधेरा ही रहेगा और अंधेरे के अंदर कमल नहीं खिलता है, कमल खिलता है सूर्योदय के पश्चात। तो यहाँ पर जो पहली क्रिया है सूर्य उदय होना, इसमें क्या हो जाएगी, हमारी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य उदिते दोनों में सप्तमी लगी है, और कमलम विक्षति इसमें हमारी जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरी क्रिया है कमल का खिलना। इसलिए ये सूत्र हमारा क्या कहता है कि पहली जो क्रिया होगी उसी में सप्तमी विभक्ति लगेगी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर। अब हमारा अगला सूत्र आता है, अगला सूत्र है षष्ठी च अनादरे। क्या है सूत्र, षष्ठी च अनादरे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो च दिया गया है च, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सप्तमी विभक्ति। क्या है, सप्तमी विभक्ति। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अनादर अर्थ में, क्या है, अनादर अर्थ में, अनादर अर्थ में, अनादर आप सभी जानते हैं क्या होता है, जो आदर नहीं किया जाता, अनादर अर्थात किसी का सम्मान न करना ही क्या है, अनादर है। अनादर अर्थ में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति षष्ठी से ही ग्रहण की गई है, और च से क्या है, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होती है, होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अनादर अर्थ में कोई वाक्य आता है, कोई उदाहरण आता है, तो उसमें षष्ठी च अनादरे इस सूत्र से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है वो क्या है, रुदती, रुदतो वा प्रावराजित, प्रावराजित। तो ये सूत्र क्या कहता है कि रोते हुए पुत्र आदि को छोड़ करके संन्यास ले लिया। रोते हुए, ये जो उदाहरण है इसकी हिंदी है, रोते हुए पुत्र को छोड़कर संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया। तो यहाँ पर जो है संन्यास लेना एक क्या है, अनादर अर्थ में है। अर्थात कोई पुत्र रो रहा है किसी का, तो वो उस पुत्र को सम्मान नहीं दे रही है, अर्थात उस पुत्र को चुप नहीं करवा रही है, उसका आदर नहीं कर रही है, बल्कि उसको ऐसे ही छोड़ करके उसने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। तो यहाँ पर रुदती शब्द, यहाँ पर दो देखने को मिल रहा है आपको, रुदती, रुदती और रुदतो। तो ये दोनों जो है, रुदती शब्द सप्तमी में है और रुदतो क्या है, षष्ठी में, क्या है, षष्ठी में। तो ये यहाँ पर रुदती और रुदतो दोनों ही सही है। अगर ये आ जाए रुदती प्रावराजित है तो ये भी सही है, अगर ये आ जाए रुदतो प्रावराजित है तो ये भी सही हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, कल की क्लास में मैं जो है आपके लिए, आज हमारा कारक का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो कल की क्लास में मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 13 तारीख को ही कर दी थी, तो उसमें शायद मैं ये भी बोल सकती हूँ आपको कि आज 13 तारीख है, लेकिन ये क्लास आपको जो है, ये 13 तारीख वाली जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो आपको कल मिलेगी, और टाइम वही रहेगा हमारा जो हमारा डेली 11 बजे होता है। और एक बात और, उसमें ना बहुत बहुत यूज़फुल आपके लिए चीज़ें बताई गई हैं, तो उस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से आपको संस्कृत के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या कौन सी बुक आपको लेनी है, ये सभी उसमें वैसे आप थंबनेल को देख करके ही पहचान जाओगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए क्लास। और एक बात और कि आप सभी बोलते हैं कि मैम आप क्लास लाइव नहीं लेते, कैमरे में नहीं लेते हैं, तो आप सभी वैसे भी देख ही सकते हैं कि अभी जो है मम्मी खेत में जाती है काम करने के लिए, तो मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा है। और वैसे भी क्या है कि उसमें अगर आप बोलते हो तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो सैटरडे की क्लास है, सैटरडे की क्लास आपकी लाइव ले लूँ,
और उसमें कुछ और नहीं होगा। आप सोचो कि मैम आप हमें पढ़ा देना लाइव में, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ लाइव में, मेरे पास इतना सोर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम है, जो 2022 23 इसके एग्ज़ाम है, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, तो ये मैं आपको लाइव में करवा सकती हूँ। अगर आप बोलो कि मैम आप 11 बजे लाइव ले लीजिएगा, 11 बजे ही होगी, फिर क्लास आगे पीछे नहीं होगी, टाइम वही रहेगा हमारा, तो आप मुझे कमेंट करके आज अवश्य बताइएगा। और वैसे मैं शेड्यूल डाल दूँगी, तो आप 11 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। 11 बजे फिर हम उसमें लाइव पढ़ेंगे जो हमारा, इससे क्या है, फिर आपके मन में जो डाउट होगा एक आधा क्वेश्चन, तो वो भी हम अच्छे से देख लेंगे, ताकि फिर मुझे पता लग सके कि जो हमारी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जैसे मैं साथ में ही कैमरे से आपको लाइव पढ़ा रही हूँ, मुझे चैट पता लग जाएगा? मुझे नहीं पता, पर हम ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर आपकी चैट दिखती है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 11 बजे आप लाइव ज़रूर आइएगा। परसों सैटरडे को हम लाइव क्लास लेंगे, उसमें हम अपने प्रीवियस एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला हमारा सूत्र है जो इम्पोर्टेंट है। क्या है सूत्र? यतश्च निर्धारणम। क्या है सूत्र? क्या है? यतश्च निर्धारणम। तो ये जो हमारा सूत्र है ये क्या कहता है? किसी चीज़ में से निर्धारण करना, किसी चीज़ में निर्धारण करना से निर्धारण करना, निर्धारण करना अर्थात छांटना। क्या है? छांटना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति इसमें हो जाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया मैंने आपको एक, कि नृषु द्विजः श्रेष्ठ है। नृषु द्विजः श्रेष्ठ है। नरीषु द्विजः श्रेष्ठ है। यहाँ पर च जो शब्द दिया गया है, च, इससे क्या ग्रहण किया गया है? च से ग्रहण किया गया षष्ठी विभक्ति। क्या ग्रहण किया गया है? षष्ठी विभक्ति। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का निर्धारण करना है, किसी चीज़ में से छांटना है, तो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों ही सही होती है। तो जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठ है, नृणाम द्विजः श्रेष्ठ है, तो ये दोनों ही हमारे सही है। इसका अर्थ क्या है कि नरों में द्विज अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ पर भी यही है कि नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यतश्च निर्धारणम, यही सूत्र कहता है कि षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों ही सही मानी जाती है। ये सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और परसों की क्लास आपकी लाइव होगी, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। परसों 11 बजे मिलते हैं, और कल की क्लास मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो वो आप कल देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। परसों हम 11 बजे लाइव मिलेंगे, और आप एक आधा मैसेज भी कर देना अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 11 बजे कोई फ्री नहीं होता, सभी फ्री ही होते हैं 11 बजे। 11 बजे सभी, लगभग सभी फ्री होते हैं। 11 बजे किसी को कोई काम नहीं होता, चाहे वो गृहिणी महिला हो या फिर कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट हो, सभी लगभग 11 बजे फ्री ही होते हैं। और सैटरडे को वैसे भी अगर कोई जॉब वगैरह भी करता है तो उसकी भी छुट्टी ही मिलती है। तो हम 11 बजे करेंगे लाइव क्लास, उससे हमें क्या एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि लाइव क्लास से क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो हम पहली बार ट्राई करेंगे 11 तारीख को, सॉरी सैटरडे को 11 बजे सुबह। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।